जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस आपके चैनल पर, आपके वाईफाई एकेडमी पॉइंट चैनल पर अकाउंट पेपर या कह लीजिए कि सभी प्रकार के कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका ऑलरेडी 3 वीडियो पहले से भी आ चुका है। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज ये चौथा वीडियो है। अगर आप उसको नहीं देखे प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उस तीनों वीडियो को आप देखिएगा, जो कि सभी प्रकार के कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, जिनकी बेसिक आपकी अकाउंटिंग है, जिसकी महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसमें बताया गया है। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम लोग इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आज हम लोग यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जो आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, इसमें हम लोग लायबिलिटीज़ को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि दायित्व होता क्या है। दायित्व हम लोग आज समझेंगे कि दायित्व क्या होता है। दायित्व क्या से ऐसे सभी प्रकार के उस धनराशि से लगाया जाता है जो व्यापारिक संस्था पर होता है, जो दूसरे व्यक्तियों ने व्यापारी को पैसा दिया होता है, जिसका व्यापारी को एक निश्चित समय अवधि के बाद भुगतान करना होता है या पेमेंट करना होता है। ऐसे सभी प्रकार के हम लोग धनराशि को हम लोग दायित्व के नाम से जानते हैं। अर्थात जो व्यक्ति फर्म को, कंपनी को, संस्था को या व्यापारी को कर्ज के रूप में, उधार के रूप में या किसी न किसी माध्यम के रूप में पैसा दिए हैं, वह सभी प्रकार का फर्म की लायबिलिटीज मानी जाती है। फर्म को, संस्था को या कंपनी को आज न तो कल उस धनराशि को लौटानी होती है, इसलिए ये फर्म का दायित्व मान लिया जाता है। क्योंकि फर्म, आपको मालूम होगा, या संस्था एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानी जाती है कि उसे जो भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में अगर उसने पैसा दिया है तो आज न तो कल उसका पैसा उनको लौटाना होता है। तो ऐसे सभी प्रकार की धनराशि जो संस्था को एक निश्चित समय अवधि के बाद पेमेंट करना है, एक निश्चित समय अवधि के बाद उनका भुगतान करना है, ऐसी सभी प्रकार की धनराशि को हम लोग दायित्व के नाम से जानते हैं। दायित्व का मतलब होता है जो भी धनराशि व्यापारी को दूसरे व्यक्तियों ने पैसा दिया है, उन सभी प्रकार की धनराशि को हम लोग दायित्व के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे आपको कह रहा है कि काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज, दायित्व कितने प्रकार के होते हैं। दायित्व यहाँ आप समझ गए कि जो व्यक्ति संस्था को पैसा दिया है वो हमारा संस्था का लायबिलिटीज माना जाता है, आज न तो कल उसे हमें पेमेंट करना है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज, दायित्व कितने प्रकार का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो दायित्व हमारा यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। एक तो पहला हमारा है फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसको हम लोग अस्थाई या दीर्घकालीन दायित्व के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारा है, ये हमारा हो गया फिक्स या ऑब्लिक कह रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दूसरा हमारा कह रहा है करंट लायबिलिटीज, जिसको हम लोग चालू दायित्व के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हमारा तीसरा है वो है कंटीजेंट लायबिलिटीज, आकस्मिक दायित्व या संभाव्य दायित्व। तो दायित्व 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दूसरा हमारा कह रहा है करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व, और तीसरा जो हमारा कह रहा है वो कंटीजेंट लायबिलिटीज, संभाव्य दायित्व या आकस्मिक दायित्व। आइए इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि ये फिक्स और लॉन्ग, करंट एंड कंटीजेंट होता क्या है। तो पहला आपका है फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ऐसे सभी प्रकार के दायित्व जो संस्था पर अधिक समय के लिए रहते हैं, उन सभी प्रकार के दायित्वों को हम लोग फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट कर, लॉन्ग टर्म, जो 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लिए संस्था पर कर्ज के रूप में या ऋण के रूप में पैसा रहता है, ऐसे सभी प्रकार के दायित्वों को हम लोग यहाँ पर फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। इसका समय अवधि 1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा किसी प्रकार का कोई भी ऋण जो संस्था पर 1 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए रहता है, ऐसे सभी प्रकार के हम लोग दायित्व को फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है लॉन्ग टर्म लोन।
यदि फर्म ने, संस्था ने, कंपनी ने किसी प्रकार का कोई ऋण प्राप्त किया है या किसी प्रकार का कोई ऋण लिया है और कैसा है, लॉन्ग टर्म, जिसका नेचर क्या है, लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन समय अवधि के लिए अगर किसी प्रकार का कोई लोन या किसी प्रकार का कोई ऋण फर्म लेता है तो ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन जो हमारा होगा वो फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मानी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा हमारा कह रहे हैं, दूसरा हमारा जो कह रहा है वह हमारा क्या है, डिवेंचर। दूसरा हमारा कह रहा है डिवेंचर, दूसरा हमारा कह रहा है डिवेंचर। डिवेंचर एक प्रकार से इसको हिंदी में ऋणपत्र के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रकार से लोन ही होता है। इसके अंतर्गत कंपनी पब्लिक से, जनता से किसी प्रकार का कोई ऋण प्राप्त करती है और ऋण प्राप्त करने के बदले में उन्हें एक पेपर जारी कर देता है। उसी पेपर को ही हम लोग यहाँ पर डिवेंचर के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर ऋणपत्र के नाम से, डिवेंचर के नाम से जानते हैं। और डिवेंचर भी आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लिए किसी प्रकार का अगर कोई ऋण होता है तो ऐसे सभी प्रकार के ऋण को हम लोग यहाँ पे फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो पहला आपका है यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन, दूसरा हमारा करा है यहाँ पर डिवेंचर, तीसरा यहाँ पे करा है कैपिटल। मैं यहाँ कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ प्रोप्राइटर कैपिटल, मालिक ने, स्वामी ने व्यापार में जो पैसा लगाया है वह भी तो एक प्रकार से दायित्व मानी जाएगी, क्योंकि सेपरेट इंटायरिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि मालिक का अस्तित्व और कंपनी का अस्तित्व दोनों अलग अलग होता है। कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, तो आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते ये फर्म को जो भी पैसा उनके स्वामी से प्राप्त हुआ है, आज न तो कल इन्हें पैसा, फर्म को पैसा इन्हें स्वामी को लौटाना पड़ता है। इसलिए प्रोप्राइटर का जो भी कैपिटल माना जाता है, जो भी कैपिटल होता है, मालिक का जो भी कैपिटल होता है, वो भी हमारा फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत माना जाता है। इसी प्रकार अगला हमारा कह रहा है, कि अदर आउटसाइड लायबिलिटीज, और उसका नेचर कैसा हो, लॉन्ग टर्म का नेचर हो। किसी प्रकार का, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी और ऐसा पैसा जो 1 वर्ष या इससे अधिक किसी प्रकार का कोई ऋण होता है, बॉन्ड के रूप में पैसा होता है, तो ये भी हमारा कहलाता है, ये फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के रूप में माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका नेचर कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म नेचर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का अगर किसी प्रकार का कोई पैसा किसी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा संस्था को दिया जा रहा है तो ऐसे सभी प्रकार के धनराशि को हम लोग यहाँ पर फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगला जो हमारा कह रहा है वो है करंट लायबिलिटीज। अगला जो हमारा कह रहा है वो करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। नाम से यह स्पष्ट रहा, चालू दायित्व ऐसे सभी प्रकार के दायित्व है। ये भी लायबिलिटीज है, ये भी दायित्व है, लेकिन ये दायित्व ये कुछ समय के लिए, कुछ निकट समय के लिए, या कह लीजिए 1 वर्ष या इससे कम समय अवधि के लिए किसी प्रकार का कोई धनराशि फर्म पर या कंपनी पर रहती है, तो ऐसे सभी प्रकार के हम लोग धनराशि को करंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जो 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लिए फर्म पर कर्ज के रूप में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जो 1 वर्ष या इससे कम समय अवधि के लिए फर्म पर, कंपनी पर किसी प्रकार का कोई ऋण या कर्ज होता है तो ऐसे सभी प्रकार के कर्ज या धनराशि को हम लोग चालू दायित्व या करंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे तो बैंक लोन। यदि ओनर ने किसी प्रकार का बैंक से फाइनेंस किया है, किसी प्रकार बैंक से लोन लिया है और कैसा हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो, वो कम समय के लिए 12 महीने या इससे कम समय अवधि के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लिया है, तो ये हमारा लोन क्या माना जाएगा, करंट लायबिलिटीज मानी जाएगी। यहाँ पर मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट का मतलब होता है अल्पकालीन या कम समय के लिए या अधिक से अधिक 1 वर्षों के लिए आपका है, तो ऐसे लोन को हम करंट लायबिलिटीज के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार आपका ट्रेड क्रेडिटर्स हो जाए, किसी प्रकार का कोई आपका व्यापारिक लेन देन हो जाए, तो ये भी हमारा ट्रेड क्रेडिटर भी हमारा करंट लायबिलिटीज माना जाता है। ट्रेड क्रेडिटर मतलब एक व्यापारी ने दूसरे व्यक्ति से उधार के रूप में जो भी पैसा लिया है वो हमारा क्या कहलाता है, लेनदार कहलाता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। अब अगर व्यापारी ने उसे लिख कर एक पेपर जारी कर दिया तो ये हमारा बिल्स पेबल हो जाएगा। और बिल्स पेबल और क्रेडिटर को जब मिला दिया जाता है, बिल्स पेबल और प्लस क्रेडिटर को जब मिला दिया जाएगा तो हमारा ये बन जाता है ट्रेड क्रेडिटर। ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज माना जाएगा। इस प्रकार अगला जो हमारा कह रहा है आउटस्टैंडिंग, जिसको हम लोग अदत्त के नाम से जानते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि व्यापारी ने किसी व्यक्ति से
सर्विस तो करा लिया, उससे काम तो करा लिया, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो क्योंकि आज न तो कल उसका पेमेंट करना है, संस्था का या फर्म का या कंपनी का, ये हमारा आउटस्टैंडिंग मान लिया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग भी एक प्रकार से हमारा करंट लायबिलिटीज मानी जाती है। इस प्रकार का बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार से ये भी आपका धनराशि होता है जो बैंक से एक व्यक्ति प्राप्त करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसी धनराशि होती है जो आपकी बैंक अकाउंट में जितना भी आपका बैंक बैलेंस जितना आपका रहता है, उससे जब ज़्यादा बैंक आपको धनराशि निकालने की परमिशन या अनुमति देता है, तो जितना पैसा आपका सरप्लस होता है, जितना आपका एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। मान लीजिए आपके खाते में 50,000 रुपया, मान लीजिए आपके खाते में 50,000 रुपया है और आपको ज़रूरत है 55,000 रुपये की ज़रूरत है, आपको 55,000 रुपये की ज़रूरत है। तो यदि आपका रिपोर्टेशन अच्छा है, आपका बैंक में रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक वाले चेक करेंगे आपका रिकॉर्ड कैसा है, अगर आपका रिकॉर्ड संतोषजनक माना जाएगा तो बैंक आपको ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, मीन्स कह सकते हैं कि ओवरऑल 55,000 रुपये निकालने की जब अनुमति प्रदान कर देगा तो ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट होगा वो सिर्फ 5,000 होगा। क्यों? क्योंकि 5,000 तो आपका बैंक ने दिया है, बाकी 50,000 रुपये तो आपका है, 50,000 तो स्वयं खाता धारक का है। इसलिए हमारा जो 55,000 पैसा प्राप्त हुआ है, इस 55,000 में से 5,000 रुपये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, जो कि हमारा करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत ही माना जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई आपने एडवांस पेमेंट रिसीव प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आज न तो कल हमें क्या करना है, उसे देना है, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या माना जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत इसको हम लोग सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपसे कह रहा है, किस प्रकार का जो अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि किसी प्रकार कोई शॉर्ट टर्म लोन हो, यहाँ भी आपका लोन था, यहाँ भी आपका लोन बहुत कम समय के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए किसी प्रकार का कोई लोन किसी व्यक्ति अथवा संस्था या बैंक से लिया जाता है, तो ये भी हमारा शॉर्ट टर्म जो लोन होता है, ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज़ के रूप में हम इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे रखते हैं। आइए हम लोग अगला समझते हैं। अगला जो आपका टॉपिक कर रहा है वह कंटीजेंट लायबिलिटीज, आकस्मिक दायित्व, या इसको हिंदी में एक और नाम है इसका संभाव्य दायित्व। ये वास्तव में किसी प्रकार का कोई दायित्व होता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आगे के वर्षों में मीन्स भविष्य में इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज एक ऐसी लायबिलिटीज होती है जो किसी घटना के घटित होने और न होने पर निर्भर करता है। यही कारण है ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसे बैलेंस शीट के नीचे हम लोग बैलेंस शीट के नीचे हम लोग फुट नोट के रूप में हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका प्रभाव बैलेंस शीट पर आज की डेट पर नहीं पड़ता है। आपको मालूम होगा कि बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर किसी विशेष तिथि पर बनाया जाता है। अगर बैलेंस शीट पर जिस लायबिलिटीज का प्रभाव पड़ता है, ऐसे सभी प्रकार का दायित्व जिसका प्रभाव बैलेंस शीट पर पड़ता है, उन सभी प्रकार के दायित्वों को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कॉन्टीजेंट जो लायबिलिटीज होता है, इसका प्रभाव बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। हाँ, भविष्य में अगर इसका जब प्रभाव पड़ेगा, जब घटना घटित होने न होने पर निर्भर करती है, अगर घटना हो जाती है तो ऐसी दिशा में जब फ्यूचर में आपका जब ये दायित्व बनेगा, तो उस समय जो बैलेंस शीट बनेगा वहां पे कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज संभाव्य दायित्व वह दायित्व होता है जो किसी घटना के घटित होने और न होने पर निर्भर करता है। ये भविष्य में दायित्व आपका हो भी सकता है अथवा नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस स्थिति पर बैलेंस शीट आपका बन रहा है, उस स्थिति पर इस दायित्व का किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़ने के नाते हम लोग इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। क्योंकि नियम कहता है जिस दायित्व का प्रभाव बैलेंस शीट पर पड़ता है, उन्हीं दायित्वों को ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसका दायित्व न पड़ने के नाते हम लोग इसको बैलेंस शीट में न दिखा बल्कि नीचे एक फुट नोट करके हम लोग यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटीज के नाम से हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कह रहा है आपसे कि विवादग्रस्त आपका भुगतान है। किसी प्रकार का कोई विवाद, ये किसी प्रकार का कंपनी पर व्यापारी पे किसी प्रकार कोई विवाद चल रहा है,
तो विवाद की दशा में यह भी हो सकता है कि व्यापारी को पैसा प्राप्त हो, या यह भी हो सकता है कि व्यापारी को पेमेंट करना पड़े, तो उसकी दायित्व बन जाती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि विवादग्रस्त भुगतान की दशा में ये हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चितता बनी है, यहाँ संदेह रहता है कि विवाद जो चल रहा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है, उसका फैसला क्या आता है, या हो सकता है कि हमें पेमेंट करना पड़े, या हो सकता है पेमेंट प्राप्त करना पड़े। तो ऐसे समय ये विवाद की स्थिति में है, तो ये हमारा इस प्रकार का जो दायित्व हमारा माना जाएगा वो आकस्मिक या कंटीजेंट लायबिलिटीज मानी जाएगी। इसी प्रकार पर कर्ज की जमानत पर व्यापारी ने जमानत पर किसी व्यक्ति को पैसा दिला दिया है, तो ऐसे दिशा में वह व्यक्ति भुगतान न करने की स्थिति में व्यापारी की वह दायित्व मान ली जाएगी। ए ने बी को व्यापारी के कहने पर किसी प्रकार का कोई कर्ज, किसी प्रकार का कोई ऋण दिया है, अगर ऐसे दिशा में बी पैसा नहीं दे पाता है तो व्यापारी की जिम्मेदारी बन जाएगी, व्यापारी की दायित्व बन जाएगा कि उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कर्ज की जमानत पर अगर किसी प्रकार का कोई व्यापारी के पर है तो ये भविष्य में दायित्व बन सकता है। आज चालू वर्ष में ये आज की तिथि पर जब वो बैलेंस शीट बन रहा है उस समय इसका कोई प्रभाव बैलेंस शीट पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। तीसरा हम बात करें सुधार के दायित्व, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट, किसी प्रकार कोई सुधार हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है खाता बंद होने के बाद किसी प्रकार का कोई समायोजन बाद में स्पष्टीकरण होता है, आउटस्टैंडिंग के रूप में हो सकता है या प्रीपेड के रूप में हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है। ध्यान रखिए अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो हमारा लायबिलिटीज मानी जाती है, अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड हमारी लायबिलिटी नहीं बल्कि प्रीपेड हमारी एसेट्स मानी जाती है, प्रीपेड हमारी चालू संपत्ति मानी जाती है। तो किसी प्रकार का अगर सुधार का आपका कोई धनराशि होती है तो ये धनराशि भी आपकी कंटीजेंट लायबिलिटीज के रूप में मानी जाती है, जो भविष्य में ये जो फ्यूचर में बिकम ए लायबिलिटीज हो जाती है। इसके बाद हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे। आज यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। पहला आप लोग कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति। एक व्यापारी अगर किसी प्रकार का कोई अपनी पूंजी संपत्ति को बिक्री करने से जो उसको इनकम प्राप्त होता है, एक व्यापारी अपने व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की कोई पूंजी संपत्ति को बेचने से किसी प्रकार का कोई धनराशि प्राप्त करता है, तो ऐसे सभी प्रकार की धनराशि को हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल का आपसे कह रहा है कि सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, किसी प्रकार का कोई कैपिटल एसेट्स आपने बेच दिया है तो उससे जो भी पैसा आपको प्राप्त होगा वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। इसी प्रकार करें लॉन्ग टर्म, आपने लोन रिसिप्ट कर लिया है, आपने किसी से लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, अधिक समय के लिए आपने किसी प्रकार से लोन प्राप्त कर लिया है तो ये भी हमारा पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। या एनी कंपनसेशन रिसिप्ट, यदि आपने किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन, किसी प्रकार का हर्जाना या मुआवजा या क्षतिपूर्ति के रूप में आपको पैसा प्राप्त हुआ है तो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। मान लीजिए आपकी एजेंसी थी, एजेंसी बंद हो गई या एजेंसी भंग हो गई या किसी प्रकार से वो टूट गई, तो ऐसी दिशा में जो भी आपको कंपनसेशन के रूप में पैसा प्राप्त होगा वो भी हमारा क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कैपिटल रिसिप्ट अलग होता है, कैपिटल प्रॉफिट अलग होता है, पूंजीगत लाभ अलग होता है, पूंजीगत प्राप्ति अलग होता है, दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। कभी भी कैपिटल रिसिप्ट को कैपिटल प्रॉफिट न समझिएगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए व्यापारी ने एक मशीनरी व्यापारी ने एक मशीनरी 24,000 रुपये में क्रय किया था। व्यापारी ने एक मशीनरी 24,000 रुपये में क्रय किया था, 24,000 रुपये उसने खरीदा था। कुछ वर्षों के बाद इस मशीनरी को बेच दिया। यहाँ तो उसने 24,000 रुपये में उस मशीनरी को खरीदा था, बाद में कुछ वर्षों के बाद उस मशीनरी को उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया 32,000 रुपये में। 32,000 रुपये में बेच दिया। लेकिन जब ये मशीनरी को बेच रहे थे
उस समय जो मशीनरी का जो रिटन डाउन वैल्यू था, जो संपत्ति का अपलिखित मूल्य था, उसकी जो कीमत थी वह वास्तव में 15,000 रुपये थी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भी हमारी अस्थायी संपत्ति होती है, अस्थायी संपत्ति को कंटिन्यू यूज करने के कारण उसके वैल्यू में जो कमी आती है, उस कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग ह्रास बोलते हैं। तो मशीनरी है, मशीनरी को यूज कर रहे थे, जिस यूज करने के कारण उसके वैल्यू में कमी आई थी। अब उसकी कीमत इस समय मार्केट में देखा जाए, उसका रिटन डाउन जो वैल्यू है उस मशीनरी की, वो हमारी क्या है 15,000 रुपये। लेकिन वास्तव में आपने बेचा कितना है, वह कुल मिलाकर आपने 32,000 में। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे, जो आपको जो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, वह है 32,000 बेचा, जबकि उसकी कीमत कितनी थी 15,000, जबकि उसकी कुल कीमत कितनी थी 15,000। 15,000 की कीमत वास्तव में बिकी कितनी की 17,000 की। तो यहाँ पे कुल जो लाभ हुआ है वो 17,000 रुपये का, कुल जो लाभ हुआ है 17,000 रुपये का। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा ये जो 17,000 रुपये का लाभ हुआ है ये टोटल हमारा क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये हमारा पूरी की पूरी पूंजी लाभ नहीं मानी जाएगी। अगर यहाँ हम लोग बात करेंगे, तो जो लाभ की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, एक व्यापारी जिस वस्तु को खरीदा था उसकी लागत से वो जितने पर अधिक बेचेगा, किसी वस्तु की जो भी लागत होगी, उस लागत से जितना अधिक कीमत पर वह बेचेगा, उससे जो लाभ प्राप्त होगा वह हमारा कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। अगर हम लोग बात करेंगे हमारा जो पूंजी लाभ हुआ वो वास्तव में हमारा कितना हुआ, 32,000 का सामान हमने बेचा, जबकि हमने उस सामान को कितने में खरीदा था, उस वैल्यू को हमने कितने में खरीदा था, वो 24,000 में। तो जो डिफरेंट वैल्यू आएगा 32,000 में से आप 24,000 रुपये घटा देंगे, तो ये जो 8,000 आपका आया, ये हमारा कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट, ये हमारा कहलाएगा पूंजीगत लाभ। अब कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे, तो रिसिप्ट जो आपका हुआ, रिसिप्ट जो बात है आपका, वह टोटल आपको 17,000, कैपिटल रिसिप्ट जो आपका हुआ है टोटल 17,000 का हुआ है। हाँ, अब बात कर रहे हैं, ये जो आपका हुआ है, जो आपका हुआ है 24,000 का जो कीमत है, लागत जो इसकी कॉस्ट है 24,000। अब उसकी जो रिटन डाउन वैल्यू बची है, जो इसकी अब अपलिखित मूल्य है, वो हमारा 15,000 है। तो ये जो 9,000 रुपये का, आपका लाभ हुआ है, इसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट मानेंगे। ध्यान रखिएगा, एक मशीनरी है जिसे 24,000 रुपये में खरीदा है, कुछ वर्षों के बाद इस मशीनरी को बेच दिया गया 32,000 रुपये में। लेकिन जब मशीनरी को बेचा जा रहा है उस समय उस संपत्ति का जो रिटन डाउन वैल्यू आया है, जो अपलिखित मूल्य आया है, वो 15,000 रुपये का। तो जो टोटल आपको मिला है, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है 32,000 माइनस 15,000 कर दे रहे हैं, टोटल कितना हो जा रहा है 17,000। ये हमारा हो गया कैपिटल रिसिप्ट, हो गया। अब बात करेंगे कैपिटल प्रॉफिट क्या हुआ है। कैपिटल हमारा प्रॉफिट जो हमारा हुआ, तो कैपिटल जो हमारा प्रॉफिट होता है, किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस से, उसकी लागत मूल्य से जितना अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा, तो जितना हमारा एक्स्ट्रा पैसा हमने कॉस्ट से अधिक पर बेचा है, वो हमारा कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ। तो वास्तव में उसको कितने में बेचा गया है 24,000, जबकि वास्तव में उसको खरीदा कितना गया था 24,000 में। तो ये जो 8,000 रुपये का जो आपको ये लाभ हुआ है, ये हमारा माना जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। अब जो यहाँ टोटल आपका जो रिसिप्ट हुआ है वो 17,000, इस 17,000 में उसकी लागत कितनी थी 24,000, जबकि
जबकि उसका जो इस समय रिटन डाउन वैल्यू है वो 15,000 रुपया है, तो 24,000 में से ये 15,000 रुपया का घटा दिया जाएगा, तो ये जो 9,000 रुपया आपका आया, ये जो 9,000 रुपया आपका आया है, ये मान लिया जाएगा हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट, आयगत लाभ मान लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयगत प्राप्ति। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आयगत प्राप्ति। आयगत प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जो व्यापारी को अपने नॉर्मल व्यापार से किसी वस्तु को बेचने से जो भी पैसा प्राप्त होता है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। जैसे अगर बात कर रहा है कि एक व्यापारी जिस वस्तु में अपना व्यापार कर रहा है, उस वस्तु को बेचने पर अगर किसी प्रकार का कोई पैसा प्राप्त करता है तो वह हमारा आयगत प्राप्ति मानी जाएगी। या किसी प्रकार कोई लम सम इंस्टॉलमेंट का पैसा, इकट्ठा एक मुश्त का पैसा, अगर इकट्ठा पैसा आपको मिल जाता है तो भी हमारा वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। इसी प्रकार किसी प्रकार के फर्म ने, कंपनी ने किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है, किसी प्रकार कोई डिस्काउंट रिसीव कर लिया है, किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर लिया है, तो ऐसे सभी प्रकार के रिसिप्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आयगत प्राप्ति मानते हैं, हम लोग प्राप्ति मानते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 24,000 रुपये में बेचता है, किसी वस्तु को 24,000 रुपये में बेचता है, जबकि उसकी लागत कितनी है, 20,000 रुपया, जबकि उसकी लागत कितनी है, 20,000 रुपया। तो यहाँ पर उस वस्तु जो आपकी 20,000 रुपया जो सामान था उसको 24,000 में बेच रहा है, तो ये जो 24,000 रुपया हो जाएगा हमारा आयगत प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन 20,000 का चीज़ 4,000 आपने एक्स्ट्रा लेकर मीन्स 24,000 में बेच दिया, तो ये जो 4,000 रुपया आपका माना जाएगा, ये जो 4,000 आपका है ये आपका मान लिया जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ये हमारा क्या मान लिया जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट। कोई वस्तु जिसकी कीमत 20,000 रुपये है, अगर उसको 24,000 रुपये में बेच दिया जाता है तो जो 24,000 आपको प्राप्त हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। लेकिन कीमत उसकी 20,000 है, 24,000 रुपये में उसको बेच रहे हैं, तो जो 4,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि हमारा वो रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा। जिस प्रकार कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल प्रॉफिट में अंतर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट में भी अंतर होता है। यहाँ पर जो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब किसी पूंजी संपत्ति को बेचने से जो भी आपको पैसा प्राप्त होगा वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट हमारा वह होता है जो उस वस्तु की लागत से जितना एक्स्ट्रा लिया जाएगा, लागत से जितना ऊपर की कीमत ली जाएगी, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक व्यक्ति जिस वस्तु में डील कर रहा है, अपना बिजनेस, जिस वस्तु में अपना व्यापार कर रहा है, उस वस्तु को जितने में बेच रहा है उसकी देख लीजिए उसकी कीमत कितनी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने बताया, एक व्यापारी एक वस्तु को 24,000 रुपये में बेच रहा है, जबकि उसकी कीमत कितनी है, 20,000 रुपया है, तो जो 24,000 उसको प्राप्त हुआ है ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। लेकिन उसने जितना एक्स्ट्रा लागत से जितना एक्स्ट्रा कमाया है, लागत से उसने लगभग उसकी लागत कितनी है, 20,000 रुपया, 20,000 रुपये से वो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो ये जो 4,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा कमाया ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए किस तरह का वीडियो आपको और चाहिए। ओके, थैंक यू।